ओके, सो पी ब्लॉक में लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन तक का स्टडी किया था। अभी आज हम लोग सल्फर से स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे सल्फर। तो सल्फर के देखो बेसिकली हम लोग दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स स्टडी करते हैं, या अगर और प्रिसाइसली बताऊँ तो सल्फर के क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमॉर्फस फॉर्म दो मेजर फॉर्म होते हैं। और क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसकी एक फॉर्म होती है येलो रोम्बिक सल्फर, जिसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, और दूसरी मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको बीटा सल्फर बोलते हैं। सो बेसिकली अगर हम सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स लिखें तो इसकी जो अमॉर्फस फॉर्म होती है उसको प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं। बाकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो अगर हम सल्फर ले रहे हैं, सल्फर अपने दो एलोट्रॉपिक फॉर्म से एग्जिस्ट करेगा। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है और एक अमॉर्फस फॉर्म होती है। जो अमॉर्फस फॉर्म होती है इसका सबसे कॉमन फॉर्म प्लास्टिक सल्फर होता है। और जो आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसके दो मेजर फॉर्म आपको मैंने बताए। एक को अल्फा सल्फर बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज रोम्बिक सल्फर, और एक को बीटा सल्फर बोलते हैं, विच इज मोनोक्लिनिक सल्फर। और इसमें जो रोम्बिक सल्फर है, या जिसको आप अल्फा सल्फर लिख रहे हैं, ये थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अल्फा सल्फर और रोम्बिक सल्फर is thermodynamically most stable allotropic form, is thermodynamically most stable allotropic form। या इसी को आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉर्म इज जीरो बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कभी भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर रोम्बिक फॉर्म लिखेंगे तो ये जीरो आ जाएगी, और ये बाई डेफिनेशन जीरो होता है। ठीक है। द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर विच ट्रांसफॉर्म्स टू मोनोक्लोरिक सल्फर ऑन हीटिंग अबव 369 केल्विन। तो इनका कन्वर्जन याद रखना है। अगर अल्फा सल्फर को बीटा सल्फर में कन्वर्ट करना है तो 369 केल्विन के ऊपर हीट कर दो। रोम्बिक सल्फर में लिखा है द एलोट्रॉप ऑफ येलो इज कलर, मेल्टिंग पॉइंट इज गिवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन। रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स आर फॉर्म बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल ऑफ सल्फर इन CH2। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ से प्रॉपर्टीज लर्न करना स्टार्ट कर देना। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water but dissolves in some extent in benzene, alcohol and ether, and readily soluble in carbon डाइसल्फाइड। तो solubility का फैक्टर याद कर लेना, बाकी बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक ग्रेविटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो रोम्बिक सल्फर वाटर इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर है। और CH2 में या कार्बन डाइसल्फाइड में इसकी सॉल्युबिलिटी सिग्निफिकेंटली गुड है। अगला केस देखेंगे, दिस इज मोनोक्लिनिक सल्फर, मेल्टिंग पॉइंट इसका 393 केल्विन है, which is higher than rhombic sulfur। Specific gravity 1.98 है, जो lesser than rhombic sulfur है। Soluble in carbon डाइसल्फाइड है, ये प्रॉपर्टी कॉमन है। ठीक है। This form of sulfur is prepared by melting rhombic sulfur in the dish and cooling till crust is formed. Two holes are made in the crust and the remaining liquid poured out. On removing the crust, colorless needle shaped structure of beta sulfur is formed। तो अब ये देखो इंपॉर्टेंट है। रोम्बिक सल्फर येलो कलर होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो कलरलेस है, और इसका शेप जो है वो नीडल शेप है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अल्फा सल्फर बिलो इट। Conversely, alpha sulfur is stable below 369 Kelvin and transformation into beta sulfur above this. At 369 Kelvin, both the forms are stable. This temperature is known as transition temperature. तो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर का जो ट्रांजिशन होता है वो 369 केल्विन पे होता है। यहाँ पे दोनों फॉर्म एक साथ मिलेंगे, उसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर की तरह रेफर करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। इसके बाद बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर है एसिड मॉलिक्यूल। These acid molecules are packed as a different crystal structure. The acid rings in both the forms are puckered as well as crown shape। ठीक है। तो दो तरह के केस मिलते हैं, पकड़ क्राउन रिंग भी बोल सकते हैं, या क्राउन शेप मिलती है। मॉलिकुलर डायमेंशंस आपको फिगर में दे रखे हैं। तो आपको एसिड का स्ट्रक्चर देखना है, पहले क्राउन स्ट्रक्चर देखिए बना हुआ है। इसी के एक और फॉर्म एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज S6। वो देखिए उसके एडजेसेंट में बना हुआ है, दैट इज चेयर फॉर्म। तो आप ध्यान से मार्क कर लीजिए, पहली वाली फॉर्म जो लिखी है S8, ये आपकी क्राउन स्ट्रक्चर है। याद रहेगा ना क्राउन कैसे बनाते हैं। ये आपका क्राउन होता है, देखिए क्राउन के हर कॉर्नर पर सल्फर लगा दो, क्राउन स्ट्रक्चर बन गया। और ये वाली फॉर्म आपकी चेयर कॉन्फॉर्मर है। आपने ऑर्गेनिक में भी कार्बन के लिए जब साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मर देखा वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। ये चेयर कॉन्फॉर्मर या चेयर फॉर्म बनी हुई है।
तो दो तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, S8 एक राउंड स्ट्रक्चर, S6 लिए चेयर स्ट्रक्चर। और कर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं, अदरवाइज क्राउन शेप लिखते हैं। ठीक है। Several other modifications of sulfur containing 6 to 20 atoms are ring have been synthesized. In the last 2 decades, the Cyclo 6S6, the ring adopted the chair form, and the molecular dimensions are given this. At elevated temperature, S2 is dominant species. ये एक important feature है। नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन का O2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बट सल्फर का S2 फॉर्म बहुत रेयर होता है। सल्फर या तो S6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम टेम्परेचर हायर कर दें, दैट इज सम अराउंड 1000 केल्विन, तो इसका एक फॉर्म एग्जिस्ट करता है S2 जो डोमिनेंट है, और ये पैरामैग्नेटिक होता है बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इस पर एक बार जे एडवांस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, दे हैव आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, और उसमें एक मॉलिक्यूल S2 लिखा हुआ था। हम लोग O2 पैरामैग्नेटिक तो जानते हैं, बट S2 मिस हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है जस्ट लाइक ऑक्सीजन। सेम लॉजिक से एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, बट ये स्टेबल जो होता है वो 1000 केल्विन के ऊपर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे S2 फॉर्म नहीं मिलती है। नॉर्मल टेम्परेचर में सल्फर दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, S8 S6, प्राइमरली S8, और S8 का भी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है रोम्बिक सल्फर जो येलो कलर का होता है। ठीक है। 393 केल्विन इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर जाके मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है जो कलरलेस फॉर्म होती है, नीडल लाइक शेप होती है। ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो डायरेक्टली याद रखना है कि S2 फॉर्म जो होती है वो इसकी पैरामैग्नेटिक। तो इन वेपर स्टेट सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल which has two unpaired electron in anti-bonding molecular orbital like oxygen and hence exhibits paramagnetism. So this is an important feature, ध्यान रखिएगा S2 पैरामैग्नेटिक होता है, मैंने आपको पहले ही मार्क करा दिया, क्वेश्चन के फॉर्म में भी याद रखना है, डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो इसके बाद सल्फर के कंपाउंड्स अगर स्टडी करेंगे तो सबसे पहला कंपाउंड पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड विच इज SO2। SO2 बनाने के लिए सल्फर पे डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, फॉर्म्स SO2। ठीक है। लेबोरेटरी में अगर बनाना होता है तो हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड होता है या सल्फाइड फॉर्म होती है कोई सॉल्ट, तो उसका एसिडिक मीडियम क्रिएट करेंगे तो H2SO3 बनेगा, और उसको हीट करा देंगे तो SO2 फॉर्म होगा। आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के फर्स्ट ग्रुप के एसिडिक रेडिकल में आपको उसका टेस्ट बताया था कि अगर किसी सल्फाइड फॉर्म में डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो SO2 गैस इवॉल्व होती है जो बर्निंग सल्फर स्मेल कैरी करती है, जैसे टायर बर्न करता है वैसी स्मेल होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इसके हम लोग जो इक्वेशन फॉलो करते हैं ये लर्न करने वाली बात है। फेरस सल्फाइड की रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ करा के Fe2O3 और SO2 बनाते हैं। सो बेसिकली इट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज में चलेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेलिंग है और हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। वाइट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर क्योंकि वाटर से रिएक्ट कर जाएगी। आपको लिक्विड सॉल्यूशन के टाइम पे एक बात बताई थी कि जो गैसेस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती है उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है, तो वाटर में SO2 पास करने से H2SO3 बना देगा, दैट्स व्हाई इट इज हाईली सॉल्युबल। तो वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी हायर आएगी, हाई सॉल्युबिलिटी। तो जो जो गैसेस वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली बहुत हायर होती है, जैसे अमोनिया है, SO2 है, CO2 है, SO3 है, NO2 है, इन सबकी वाटर में बहुत हायर सॉल्युबिलिटी होती है। It liquefies at room temperature under the pressure of 2 atmosphere and boils at 263 Kelvin. Normal features are not needed. Sulfur dioxide when passed through water it forms a sulfurous acid, जो मैंने बगल में लिखा, तो आप देखो H2SO3 बन रहा है जो डाइप्रोटिक एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है। It reacts readily with the sodium hydroxide solution forming sodium sulfide, and it can react with more reacts with more sulfur dioxide to form sodium hydrogen sulfide. तो दोनों तरह के सॉल्ट बनेंगे, एक H भी रिप्लेस हो सकता है, दो H भी रिप्लेस हो सकते हैं। In its reaction with water and alkali, it behaves sulfur dioxide is very similar to that of carbon dioxide. आपको मैंने इसका लाइम वाटर टेस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस में बताया था कि जो लाइम वाटर टेस्ट CO2 से परफॉर्म होता है वही सेम टेस्ट SO2 से भी परफॉर्म होता है। Sulfur dioxide reacts with chlorine in presence of charcoal, which acts as a catalyst to give sulfuryl chloride, which is SO2Cl2. It is oxidized to sulfur trioxide by oxygen in presence of vanadium pentaoxide catalyst. तो अभी देखो दो सवाल आपके कैटलिस्ट वाले हो गए। एक तो SO2 की रिएक्शन O2 से करा के हम लोग SO3 बना रहे हैं, अभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट यूज करेंगे, और सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाने के लिए हम लोग चारकोल कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाते टाइम बताया था कि पूरी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में जो जो भी कैटलिस्ट आएंगे सब उस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो कैटलिस्ट मैंने आपको बताया, SO2 की रिएक्शन क्लोरीन से करा के SO2Cl2 बना रहे हैं इसलिए चारकोल कैटलिस्ट है, और SO2 की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के SO3 बना रहे हैं तो उसमें वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं। When moist sulfur dioxide behaves as a reducing agent
For example, it converts Fe3 plus to Fe2 plus, and it decolorizes acidified potassium permanganate solution and later reaction at convenient test of the gas. तो आपको याद होगा मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस में बताया था कि SO3 का कंफर्मेटरी टेस्ट करने का एक तरीका है, बिकॉज SO2 के अंदर ऑक्सीजन स्टेट +4 है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो KMnO4 या K2Cr2O7 में कलर चेंजेस नोटिस में आते हैं। KMnO4 का कलर पिंक से कलरलेस हो जाता है और K2Cr2O7 के साथ सेम रिएक्शन लिखेंगे तो वहाँ कलर ऑरेंज से ग्रीन कन्वर्ट होगा। इसके बाद अगर SO2 का स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर की वजह से। शेप इसकी बेंट आएगी या एंगुलर लिख सकते हैं, और 2 उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने एडजेसेंट पे लिखे हुए हैं, दिस इज योर SO2, राइट। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखा हुआ आप SO2 का ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हो क्योंकि इसमें एक्सपेंडेबल d ऑर्बिटल अवेलेबल है। वी कैन ड्रॉ लाइक SO2 लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद देखो इसके प्राइमरी यूजेस हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ब्लीचिंग के लिए यूज करेंगे इसको वूल एंड सिल्क, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से लिख लीजिएगा। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स रिडक्शन प्रॉपर्टी, इसलिए टेम्परेरी ब्लीच करता है। ये सब एडवांस लेवल की बात है तो अलग से लिख लीजिए। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू रिडक्शन। तो जिनमें भी ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन की वजह से होता है वो सब टेम्परेली ब्लीच करते हैं क्योंकि एयर की ऑक्सीजन से ब्लीच खत्म हो जाएगी, और जो ऑक्सीडेशन से ब्लीच करते हैं उन सब में परमानेंट ब्लीचिंग बिहेवियर होता है। सो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू रिडक्शन, हेंस टेम्परेरी ब्लीच। तो ऐसी ब्लीच के लिए टेम्परेरी ब्लीच बोलते हैं क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए काम करेगी, जैसे ही वो सब्सटेंस वैसे ऑक्सीडाइज जाएगा ब्लीचिंग एक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला बिहेवियर देखना है एज एन एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने का काम आएगा एज अ मैन्युफैक्चर फ्रॉम SO2। लिक्विड SO2 इज यूज एज अ सॉल्वेंट टू डिजोल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, तो उसको हम लोग सॉल्वेंट की तरह भी यूज करेंगे। ये इसके 3-4 इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए। पहला रिफाइनिंग इन पेट्रोलियम, ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क, एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव्स। इसके बाद डिफरेंट केमिकल्स बनाने में यूज हो रहा है तो आप केमिकल रिएक्शन से इंटरप्रेट कर ले जाओगे। और लिक्विड SO2 को हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे। सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर के पास बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, इसमें सबसे पहले कुछ कॉमन एसिड्स देख लो। दिस इज H2SO3 विच इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। सेकेंड वन इज H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2S2O8 ऑल्सो नोन एज मार्शल्स एसिड, ये आपने रेडॉक्स के टाइम पे पढ़ा था। इसके बाद पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नोन एज ओलियम, दिस इज H2S2O7। इतने तो यहाँ पे देखिए बने हुए स्ट्रक्चर। अब जो लोग ज़्यादातर केस में अगर मेंस की बात करें तो इतने ही स्ट्रक्चर्स काम चलेगा, बट ज़्यादातर लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स पे ध्यान नहीं देते। ये एडवांस के लिए सब इंपॉर्टेंट है, इनको फटाफट पहले ड्रॉ करना है ऊपर। नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल्सो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट हम लिखिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, इसको जरा लिख डालिए, इंपॉर्टेंट है सारे, और सब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं अभी हमें। तो नेक्स्ट लिखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सबसे पहले देखो इसमें H2S2O3 लिखा हुआ है, तो आपने एक कंपाउंड पढ़ा है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, तो उसके अगर दोनों H प्लस हटा दें तो Na2H2O3 जैसा बन जाएगा। तो उस केस में एक सल्फर बॉन्ड होगा, ये हो गया आपका H2SO3, H2S2O3, दिस इज कॉल्ड थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि आप सल्फ्यूरिक एसिड की एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, नाम से याद रहेगा, दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। केमिस्ट्री में जहाँ पे भी थायो जोड़ा जाता है उसका मतलब होता है ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो। तो हमारे पास H2S2O3 है, अगर ये H2SO4 लिखें तो एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर लिख दो तो H2S2O3 बन जाएगा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। बेसिसिटी इसकी देखो 2 है।
एवरेज ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगी, अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट चेक करोगे तो ये -2 और ये +6 वाली ऑक्सीजन स्टेट आएगी, इसीलिए इसको थायोसल्फ्यूरिक एसिड बोल रहे हैं। इसके बाद अगला कंपाउंड देखो, इट्स गिवन H2S2O4। दिस कंपाउंड इज गिवन H2S2O4। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम H2SO3 की 2 यूनिट ले लें, H2H2O3 की 2 यूनिट ले लें और इसमें से एक वाटर एलिमिनेट कर दें, ये बनेगा H2H2O5। और H2H2O5 में से भी अगर हम एक और ऑक्सीजन कम कर दें तो इट विल कन्वर्ट H2H2O4। समझ आया? अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे आप H2H2O4, तो H2H2O4 बनाएंगे तो इसमें देखो एक SS लिंकेज आएगा और उसमें 2 OH ग्रुप है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 लिखेंगे। अगला स्ट्रक्चर अगर H2H2O5 चेक करेंगे तो दिस इज पायरोसल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि आप अगर 2 सल्फ्यूरस यूनिट ले लेंगे H2SO3 की 2 यूनिट लेकर उसमें से वाटर एलिमिनेट कर दो तो इट विल फॉर्म H2H2O5। लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल होगा, इसमें देखिए 4 लोन पेयर एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाए, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा जैसा कि N2O3 में होता था। तो अगर आपको इसका स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है तो इसमें SS बॉन्ड होता है, इसलिए ध्यान रखना है ये स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना होता है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर में ये फॉर्म होती है। तो इट डज नॉट हैव SOS बॉन्ड, इट कंटेन्स SS बॉन्ड। तो अगर कभी भी पूछा जाएगा H2H2O5 में कौन सा लिंकेज है, तो इट डज नॉट हैव SOS लिंकेज, इट कैरीज SS लिंकेज। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है, just like N2O3, so unsymmetrical structure more stable। क्यों मोर स्टेबल? क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्शन कम हो गया है, so it contains SS लिंकेज। ये चीज़ अलग से नोट बना के लिख लीजिए। in H2S2O5 SS linkage is present, यानी कि SOS लिंकेज कंसीडर यहाँ नहीं करना होता है। समझ गए? इसके बाद देखो नेक्स्ट कंपाउंड लिखा है H2SXO6। H2SXO6, ठीक है, और उसमें X की वैल्यू 2 से लेके 5 के बीच में है। तो अब देखो इसके स्ट्रक्चर भी जरा समझ लेना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है H2SXO6। तो अगर इसका जनरलाइज फॉर्म बनाएंगे तो उसमें SS लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, उसमें S की वैल्यू 2 से लेके, द वैल्यू ऑफ S इज फ्रॉम 2 to 5। तो अगर हम H2H2O6 लिखेंगे अगर सबसे पहले, ये देखिए बना H2H2O6, ठीक है, दिस इज X इज इक्वल टू 2। इसके बाद X इज इक्वल टू 3 लेंगे तो बीच में एक सल्फर आ जाएगी, और जो बीच में सल्फर आएगी उसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होगी। ये हो गया आपका H2S3O6। और इसी में अगर X इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, ये आप स्ट्रक्चर जानते हो, टेट्राथायोनिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट के बारे में भी आपने पूरी स्टडी की हुई है। बीच वाले सल्फर दोनों 0 ऑक्सीजन स्टेट होते हैं। दिस इज H2S4O6। ये इसी का सॉल्ट फॉर्म पड़ा है Na2S4O6। तो इनमें जरा ऑक्सीजन स्टेट मार्क कर लो, ये सल्फर 0, ये 0, ये दोनों +5 ऑक्सीजन स्टेट में है। ये सल्फर 0 है, इसका ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे तो ये दोनों भी +5 आ जाएंगे। एंड द सेम थिंग ओवर हियर, इन दोनों सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +5 ईच आ जाएगा। चेक करके देख लीजिए आराम से, ठीक है। तो थायमिक एसिड वाला केस हो गया। H2SXO6 तीनों केस 2, 3, 4 बना दिया। अभी इसका 5 भी होगा तो एक बीच में और एक सल्फर आ जाएगी, ठीक है, 3 सल्फर सीरीज में आ जाएंगे। तो 2, 3, 4, 5 चारों केस बना दिए मैंने। 5 वाला भी बनाना है तो बिल्कुल आइडेंटिकली बना देना है, 3 सल्फर बीच में आ जाएंगे। तो इसमें जो बीच में तीनों सल्फर है उन तीनों के ऑक्सीजन स्टेट 0 हो जाएंगे, साइड वाली दोनों सल्फर +5 ऑक्सीजन स्टेट कैरी कर रहे होंगे। आया समझ? तो इस केस में देखो, अगर हमने नेक्स्ट बनाया H2SO5, दिस इज कॉल्ड परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें देखो एक परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है, परऑक्सी वाले दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 ईच होगा।
तो बीच वाले सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +6 आ जाएगा। बेसिसिटी चेक करेंगे तो 2 आएगा। और बेसिसिटी में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट है, और बोथ द एच बेसिसिटी 2 आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट दोनों एच प्लस रिप्लेस होने की टेंडेंसी का डिफरेंस है। जो ये वाला एच है ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इस पर माइनस चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस में जाएगा। और ये वाला एच जो है वो कम एसिडिक है क्योंकि इस पर जो माइनस चार्ज आएगा वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, केवल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो इस तरह की टेक्निकल सवालों को भी ध्यान रखना है फॉर एडवांस लेवल। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें अगर अगला केस फॉलो करें तो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। अगर हम लिख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, जैसे फॉस्फोरिक एसिड की सीरीज लिखी थी, वैसे अगर सल्फ्यूरिक एसिड की सीरीज लिखे तो हमने एक एसिड लिया H2SO4, इसका एक और बॉन्ड लिया H2SO4 और इसमें से वाटर एलिमिनेट कर दिया, तो इससे बना H2H2O7। फिर इस H2H2O7 में फिर से एक H2SO4 ऐड करा और एक वाटर एलिमिनेट करा दिया, ये बनेगा H2S3O10। ठीक है, फिर आपके पास जो H2S3O10 बना, उसमें फिर से एक H2SO4 ऐड करो और एक वाटर एलिमिनेट कर दो। अब की बार जो बनेगा दिस इज H2S4O13। अब ऐसे अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं, फिर से एक वाटर फिर एक H2SO4 ऐड करें और इसमें से वाटर रिमूव कर दें, तो ये फॉर्म बनेगा H2S5O16 एंड सो ऑन। ऐसे ध्यान से देखो, ये पूरी सीरीज की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। ठीक है, अब इन सबके एक बार स्ट्रक्चर ट्राई कर लें। अब देखो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल में से एक वाटर निकाल लिया तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बना, दिस इज सोडियम। फिर अगले वाले स्ट्रक्चर पे देखो, फिर से एक और H2SO4 लेके वाटर एलिमिनेट कराया तो H2S3O10। फिर एक और H2SO4 लेके वाटर एलिमिनेट कराया तो H2S4O13। तो अगर इसका जनरलाइज फॉर्मूला लिखें तो ये बनेगा H2SXO3X+1। तो अगर इसमें आप नंबर ऑफ SOS बॉन्ड चेक करोगे तो शुरुआत से चेक करते हैं। तो जिस वाले केस में हमारे पास देखो H2H2O7 था, 2 सल्फर थे तो एक SOS बॉन्ड आया था, 3 सल्फर में 2 SOS बॉन्ड, 4 सल्फर में 3 SOS बॉन्ड। तो अगर X है तो नंबर ऑफ SOS बॉन्ड कितने हो गए, X-1। बेसिसिटी इनमें से हर एसिड की 2 ही आएगी क्योंकि रिप्लेसेबल एच केवल 2 ही है हर केस में। तो बेसिसिटी 2 या SOH बॉन्ड चेक करोगे तो भी 2 ही आएगा। बेसिसिटी पूछी जाए या SOH बॉन्ड पूछा जाए, इट्स सेम थिंग। ठीक है, और इसके बाद अगर S डबल बॉन्ड O बॉन्ड चेक करेंगे तो जितनी सल्फर है उसका डबल। तो अगर नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O बॉन्ड चेक करेंगे हम लोग तो इसका नंबर आ जाएगा 2x। ये समझ में आया? तो ऐसे जो यस सर। कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो ये आपको डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए। कोई भी सल्फ्यूर पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड की सीरीज होगी तो उसमें जितने सल्फर होंगे उसमें से एक कम करोगे तो SOS बॉन्ड आ जाएंगे। उसके बाद उसमें जितने सल्फर है उसका डबल करोगे, S डबल बॉन्ड O बॉन्ड आ जाएगा और सारे एसिड्स के लिए बेसिसिटी 2 आएगी। ठीक है, अब इसमें देखो जो सबसे कॉमन एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगर इसमें से हमने वाटर एलिमिनेट करा तो उसका एनहाइड्राइड बनता है SO3। इसमें से वाटर अगर एलिमिनेट करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी SO3, इसको हम लोग बोलेंगे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, जैसे SO3 होल थ्राइस। इसमें भी कई बार ये SOS बॉन्ड पूछ लिए जाते हैं। तो अब इसमें क्या करा गया कि जो ये पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड सीरीज है इसी को जोड़ दिया बाद में, तो साइड वाले चेन से भी अगर वाटर एलिमिनेट कर दिया तो ये साइक्लिक फॉर्म बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें देखो हर सल्फर के साथ एक SOS बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ SOS बॉन्ड 3 हो गए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं।
तो H2SO4 में से अगर वाटर एलिमिनेट करेंगे तो SO3 बनेगा, दिस इज एनहाइड्रेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और SO3 का अगर हम सॉलिड फॉर्म लिखेंगे तो उसको गामा SO3 बोलते हैं। उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसमें 3 SOS बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, अगर हम सीधे सल्फ्यूरिक एसिड पे चले, क्योंकि मेजरली हमें वही स्टडी करना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग जो है वो दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं। एक तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जो हमारी बुक पे गिवन है। एक इसका पुराना प्रोसेस होता है जिसको लेड चैम्बर प्रोसेस बोलते हैं, जिससे थोड़ा कम प्योर H2SO4 मिलता है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन के लिए कोल्ड प्रोसेस है, या बेटर टू से कम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेड चैम्बर प्रोसेस। तो लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो सल्फर है उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करा के SO2 में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप वन। स्टेप टू में जो SO2 है इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं फिर से SO3 में। और आपको याद होगा कैटालिसिस में होमोजेनियस कैटलिस्ट पढ़ा था हमने, यहाँ पे NO कैटलिस्ट यूज करते हैं। यहाँ पे जो NO है वो कैटलिस्ट है, और प्रिसाइसली लिखूँ तो होमोजेनियस कैटलिस्ट है। क्यों होमोजेनियस कैटलिस्ट है? क्योंकि SO2 भी गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में, और NO भी गैसियस फॉर्म में है। तो दिस NO gaseous is homogeneous catalyst for this reaction। और तीसरे स्टेप में जो SO3 फॉर्म हुआ इसमें हम लोग वाटर ऐड करके फाइनली इसको H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम लोग चैम्बर्स एसिड बोलते हैं। और इसकी प्योरिटी थोड़ी कम होती है, इस वजह से जब अगर लेसर प्योर सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत मास स्केल में प्रोडक्शन करना पड़ता है। इसको हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। एक टाइम था जब किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को उसके सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन से चेक किया जाता था। तो इसलिए लेड चैम्बर प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का मास स्केल प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्योरिटी यहाँ रिक्वायर्ड नहीं होती है। समझ गए? तो लिखिए सबसे पहले, तो सल्फ्यूरिक एसिड बना, इसको हम लोग चैम्बर्स एसिड बोलते हैं, या लेड चैम्बर्स एसिड बोलते हैं। और इसकी प्योरिटी जो है थोड़ी कम होती है। अदरवाइज कॉमन पर्पज से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे रूटीन यूजेस होते हैं, जहाँ पे केवल सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है, उसकी प्योरिटी का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे भी हम लोग लेड चैम्बर प्रोसेस से चैम्बर्स एसिड प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा मेथड है दैट इज योर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो हमारे बुक में दिया हुआ है, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेड चैम्बर प्रोसेस से जो एसिड बना है, चैम्बर्स एसिड H2SO4 एसिड, इसकी प्योरिटी कम होती है। टू गेट मोर प्योर, जो प्योर H2SO4 वी यूज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बट वो इससे थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, वो इससे एनोड से काफ़ी कॉस्टली कैटलिस्ट है। तो जब तक हमें बहुत हाई प्योरिटी एसिड रिक्वायर्ड नहीं होता तब तक हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसको अपने बुक में सीधे हाईलाइट कर लीजिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। प्रोसेस वही है जो रिएक्शन पहले फॉलो करी थी, सेम। पहले जो आपके पास सल्फर है उसको बर्न करा के SO2 बनाते हैं, फिर SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग कैटलिस्ट। यहाँ पे वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है, जो पिछले केस में NO बन रहा था। फिर SO3 को H2SO4 में अब्जॉर्ब करा के ओलियम बनाते हैं, H2S2O7। और बाद में जो H2S2O7 बना है इसमें वाटर ऐड करके हम इसको प्योर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। क्लियर? तो उसमें जो की स्टेप है वो SO2 से SO3 का कन्वर्जन है, जहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है। और वैनेडियम पेंटॉक्साइड की कॉस्ट की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अदरवाइज इससे जो प्योरिटी लेवल है वो बहुत हायर अचीव होता है। ठीक है। बाकी कंडीशंस मार्क करनी है तो इस प्रोसेस में प्रेशर 2 बार, टेम्परेचर अराउंड 720 केल्विन अप्लाई करते हैं। और अगर इसका डायग्राम समझना है तो ये देखो फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले सल्फर बर्नर में हम लोग सल्फर को बर्न करा के SO2 और O2 रिएक्ट कराते हैं। फिर जो SO2 और O2 है उसको वाटर से वॉश करके प्योर फॉर्म ले लेते हैं। फिर उसको अगले चैम्बर में पास करा जिसमें हमने H2SO4 स्प्रे करा के ओलियम बनाया। ठीक है। और वैनेडियम पेंटॉक्साइड देखो यहाँ पे कन्वर्टर है जो SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर रहा है।
और H2O2 और SO3 में H2SO4 ऐड करने के बाद यहाँ से देखिए ओलियम रिलीज हो रहा है। बाद में ओलियम को हम लोग फर्दर वाटर ऐड करके प्योर H2SO4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी लेवलिंग ऑफ ओलियम एंड ऑयल कंसेप्ट हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री में सीख रखा है, तो हम वहीं से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ओलियम बनाने के बाद हम इसे H2SO4 में, प्योर H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विद H2SO4 ये लास्ट स्टेप होता है। अगर मार्क करना है तो मार्क कर लीजिए इस चीज़ को भी। डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विद वाटर गिव्स H2SO4 ऑफ डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन, जो आपको चाहिए। ठीक है, क्लियर। और जो सल्फ्यूरिक एसिड इस प्रोसेस से ऑब्टेन होता है, इसकी प्योरिटी लगभग लगभग 96 से 98% होती है। जबकि लेड चैम्बर प्रोसेस से जो एसिड अचीव होता है उसकी प्योरिटी लगभग 70% के आसपास होती है। इसकी प्योरिटी लेवल अगर चेक करेंगे तो ये 70% के आसपास का प्योर फॉर्म मिलता है, बाकी इम्प्योर होता है। इम्प्योर मतलब उसमें SO2 मिक्स हो सकती है, SO3 मिक्स हो सकती है। प्योर फॉर्म जो है 70% में मिलता है, जबकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से ये चीज़ हमारी क्लोज टू 96 टू 98% प्योर H2SO4 अचीव होता है। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की अगर प्रॉपर्टीज मार्क करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 एट 298 केल्विन, 283 इसका फ्रीजिंग पॉइंट, 611 इसका बॉइलिंग पॉइंट। वाटर में डिजोल्व होने से हाई क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो याद करना है। बाकी ऊपर वाले फीचर में सिर्फ कलरलेस ऑयली लिक्विड याद कर लिया तो भी काम चलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो रिफर्ड एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। आपको याद होगा ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट होता है, ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट होता है, व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट होता है। तो विट्रियोल इसी वजह से बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल, और इसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। और मैंने बताया एक टाइम था जब H2SO4 के प्रोडक्शन से कितना कोई भी कंट्री H2SO4 प्रोड्यूस कर रही है, इससे उस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी डिसाइड करी जाती है। जैसे थोड़े टाइम पहले इसको डॉलर से करते थे, अभी पेट्रोलियम कंटेंट से करते हैं। ऐसे अलग अलग उसके कुछ समय पहले इसको गोल्ड से करते थे। तो अलग अलग बेंचमार्क्स होते हैं जिससे कंट्रीज के वैल्यूएशन किए जाते हैं या उनकी प्रॉस्पेरिटी इवैल्यूएट की जाती है। तो केमिकल इंडस्ट्री एरा के टाइम पे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन से भी ये चीज़ डिसाइड होती थी कि कंट्री कितना ग्रो कर रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्योंकि ज़्यादातर केमिकल प्लांट्स या ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। तो जितना H2SO4 प्रोडक्शन करेगी कंट्रीज का, तब उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। तो उससे एक आइडिया लगाया जाता था कि कंट्री के पास कितना डेवलपमेंट अंदर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो ये बताया कि कौन सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ध्यान रखना होता है कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड में पानी नहीं मिलाते। ये गलती कर दी अगर आपने तो बहुत डैमेज कर सकता है आपको, क्योंकि बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। तो नॉर्मली अगर हमें H2SO4 को डाइल्यूट करना होता है तो बहुत सारे पानी में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसीजर है, 20 लीटर के जार में पानी भरा जाता है पहले, और फिर उसमें 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे करके डालते हैं। और इस प्रोसेस से भी जो पूरा जार होता है ना वो बिल्कुल हीटअप हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितने हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में गलती से भी पानी ऐड नहीं करते। ये मतलब कॉमन प्रिकॉशन है, लेबोरेटरी में फॉल्ट कभी नहीं करना होता। अगर आपने गलती से भी ऐसा करा तो जो ग्लास वेसल आप यूज करो वो क्रैक कर जाएगा, टूट भी सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है, आपको बहुत डैमेज कर सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर नहीं ऐड करते, हमेशा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, वो भी ड्रॉप बाई ड्रॉप। Hence, care must be taken while preparing sulfuric acid solution from concentrated sulfuric acid. The concentrated acid must be added slowly into water with constant stirring. ये प्रोसीजर है, आपके लैब में या वाइवा में भी ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। The chemical reactions of sulfuric acids are the result of the following characteristics। एक तो उसकी लो वोलेटाइल कैरेक्टर है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो HCl से थोड़ा सा वीक एसिड होता है। अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि HNO3 का भी को भी H+ डोनेट कर देता है। आप लोगों ने नाइट्रेटिंग मिक्सचर के टाइम पे चीज सीख रखी है। अगर हम H2SO4 की रिएक्शन HNO3 से कराते हैं, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले लो, तो इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड अपना H+ जो है वो HNO3 को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये एसिड और ये बेस की तरह बिहेव करता है, और इस प्रोसेस से हमारे पास फॉर्म होता है वाटर, NO2+ और HSO4-। तो सल्फ्यूरिक एसिड ने H+ डोनेट करा, HNO3 ने H+ एक्सेप्ट करा, और HNO3 से वाटर एक्सेप्ट करने के बाद वाटर लीव कर गया और NO2+ फॉर्म हुआ। नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह से यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन के काम आता है। ये एक पॉइंट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो HCl के रिस्पेक्ट में स्लाइटली वीक एसिड होता है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड HCl से थोड़ा कम एसिडिक काउंट करते हैं,
उसका रीजन है इसका लो वोलेटाइल करेक्टर। HCl का वोलेटाइल करेक्टर बहुत हायर होता है, इस वजह से उसके H प्लस लीव करने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। उसको अपने पॉइंट में लिख लीजिए। ऑल्दो लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर से ये चीज़ पता नहीं चलती, अलग अलग सॉल्वेंट में इसको अगर चेक करेंगे तब पता चलता है। तो HCl इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन H2SO4 ड्यू टू इट्स मोर वोलेटाइल करेक्टर। ये सब आपके एडवांस लेवल के टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिए। तो HCl is slightly more acidic than sulfuric acid. This is due to more volatile character. ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की अब करेक्टरिस्टिक्स मार्क कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले बताया इसका लो वोलेटाइल करेक्टर है, स्ट्रांगली एसिडिक करेक्टर है। ठीक है, इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर के लिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और कुछ कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिकली चार फीचर्स हो गए। लो वोलेटाइल करेक्टर है इसका, एसिडिक करेक्टर है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर मतलब स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपने अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया तो वो टोटल वाटर एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। मतलब अगर ग्लूकोज में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो सीधे कार्बन बचता है, पूरा वाटर बाहर। और ये कुछ सॉल्यूशंस के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये डाइप्रोटिक एसिड है, इसका Ka1 वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है, Ka2 वैल्यू भी ठीक ठाक ज़्यादा है। आपने आयनिक क्लोर के टाइम पे सीखा होगा कि ये 2H प्लस देता है। अगर बहुत प्रिसाइजली कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड स्टेप के डिसोसिएशन से H प्लस थोड़ा सा कम आएगा फर्स्ट स्टेप से, तो एक्जैक्टली 2H प्लस नहीं प्रोवाइड करेगा। K1 वैल्यू सिग्निफिकेंटली लार्जर है, इसलिए H प्लस पहला H प्लस को बहुत तेजी से देगा, दूसरे H प्लस में थोड़ा सा प्रोसेस वीक हो जाएगा। दो सीरीज ऑफ सॉल्ट बनेंगे, एक हाइड्रोजन सल्फाइड, एक नॉर्मल सल्फेट सॉल्ट बनेगा, और एक एसिड सल्फेट सॉल्ट बनेगा। तो दो तरीके के सॉल्ट बनेंगे बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू लूज H प्लस। दोनों H प्लस लूज करने की टेंडेंसी में डिफरेंस होगा। Sulfuric acid, because of its low volatility, can be used for the manufacturing of more volatile acids from their corresponding salts. तो आप देखो अगर कोई भी MX वाला फॉर्म है इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा के आप HX फॉर्म करा सकते हो। तो इस तरह के रिएक्शन यहाँ पे वर्कआउट कर जाएंगे H2SO4 के लेसर वोलेटाइल करेक्टर की वजह से, क्योंकि HX जो है वो वोलेटाइल फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम HCl, HNO3, HF इस तरह के केसेस बना सकते हैं। Concentrated sulfuric acid is strong dehydrating agent. Many wet gases can be dried up by passing through them in the sulfuric acid. ठीक है, क्योंकि वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते। सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम दिस। तो आप देखो मैंने इसलिए कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल्स बताया, इससे देखो सीधे सीधे कार्बन बन जा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना है, क्योंकि अमोनिया एल्कलाइन गैस होती है, इसलिए उसके डिहाइड्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करते। उसको ड्राई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड या CaCl2 यूज करते हैं। तो ये पॉइंट अलग से यहाँ पे हाईलाइट करके लिख लो। फॉर फॉर रिमूविंग मॉइस्चर या फॉर डिहाइड्रेशन लिख सकते हो, फॉर रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम अमोनिया concentrated H2SO4 और P4O10 आर अवॉइडेड, क्योंकि दोनों एसिड करेक्टर हैं, ये अमोनिया से रिएक्ट कर सकते हैं। आर अवॉइडेड एज अमोनिया इज बेसिक, सो वी यूज कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। मतलब एल्कलाइन वाले मोस्टली कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, या कैल्शियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन में अमोनिया की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना होता है। तो कॉमनली वी यूज कैल्शियम ऑक्साइड फॉर दिस पर्पज। तो ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट इसको हर उस जगह पे अवॉइड करना है जहाँ पे सब्सटेंस एल्कलाइन होगा। कॉमनली अमोनिया ही एक ऐसी गैस है जो एल्कलाइन होती है, तो उसे अवॉइड करते हैं। एसिडिक सब्सटेंसेस के केस में सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, स्पेशली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए। किसी भी एसिड में डालोगे तो उसका एनहाइड्राइड आसानी से बनेगा। कार्बोहाइड्रेट्स के केस में बताया कि सीधे सीधे कार्बन में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन दिस रिस्पेक्ट phosphoric acid intermediate between the phosphoric acid and nitric acid। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है फॉस्फोरिक एसिड से और खराब है नाइट्रिक एसिड से। तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फॉस्फोरिक एसिड, बट पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिड्यूस टू SO2। तो आप ध्यान से रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे, कॉपर से सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होने से कॉपर सल्फेट SO2,
सल्फर की रिएक्शन H2SO4 से होने से SO2, कार्बन का H2SO4 से रिएक्शन होने से CO2। इसके बाद देखो इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एसिड है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। A nation's industrial strength can be judged by the quantity of, यही चीज मैं आपको देखो थोड़ी देर पहले बता रहा था। A nation's industrial strength can be judged by the quantity of sulfuric acid it produces and consumes। ठीक है। It is needed for the manufacture of hundreds of other chemical compounds in the industrial process. The bulk use of the sulfuric acid produced in the manufacturing of fertilizers जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। Other uses are in petroleum refining, manufacturing of pigments, paints and dyestuff intermediates, detergent industry, metallurgical applications, है ना, cleaning of metals through enabling electroplating and galvanization। लेड स्टोरेज बैटरी का एक प्राइमरी सब्सटेंस होता है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाइम पे बताया था। लेड स्टोरेज बैटरी में कंज्यूम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सारा इन्वर्टर और बैटरी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड डिपेंडेंट। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज और लेबोरेटरी रिएजेंट तो है ही। ये दो तीन मेजर प्रोडक्ट है जो सल्फ्यूरिक एसिड के यूज होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्राइमरी यूजेस देख लीजिए एक बार ध्यान से, इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली लेड स्टोरेज बैटरी, नाइट्रोसेल्यूलोज फॉर्मेशन, है ना, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर फॉर्मेशन, ये सब इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। यहाँ पे नाइट्रोसेल्यूलोज को हम लोग गन कॉटन सेल्यूलोज नाइट्रेट भी बोलते हैं, बाइट एक्सप्लोसिव की तरह यूज़ करते हैं। सुपर फॉस्फेट जो है ये कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, तो CaH2P2O8.H2O भी लिख सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर के साथ लिखना है तो कैल्शियम 2+ है। फॉस्फेट आयन लिखोगे अगर आप, तो फॉस्फेट आयन में डाइहाइड्रोजन फॉर्म मेंटेन रखनी है, इसके दो फॉर्म लेना है, इसका होल ट्वाइस करो .H2O। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर।